इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ये इन सर्कल कैसे बनता है, हमारा कौन सा वाला कंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ता है हमें यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर्स। मतलब हमारे तीन एंगल बाइसेक्टर्स किसी भी एक ट्रायंगल के जहां पर बाइसेक्ट होंगे, जहां पर सॉरी इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर हमें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, सिर्फ एक ही मिलेगा। और ये जो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है, इसी पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं जी, इन सेंटर बुलाते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है, तीनों एंगल्स को जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा यहां से किसी भी एक साइड के ऊपर, किसी भी एक साइड के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हो, और इस पॉइंट को अगर हमने आई नाम दिया, और यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट अगर ले लिया, एक सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे, तो हमारे ये तीनों पॉइंट्स के थ्रू जाने वाला एक सर्कल बनेगा। और ये जो इन सर्कल रहेगा इस ट्रायंगल ए बी सी का, साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी, ये तीनों के तीनों साइड्स हमारे ये अंदर वाले सर्कल को क्या रहेंगे जी, टेंजेंट्स रहते हैं। अब ये टेंजेंट्स रहने का पर्पज समझ लो, ये जो हमारा अंदर वाला सर्कल है जिसका रेडियस स्मॉल आर करके हम दिखा रहे हैं, ये और ये हमेशा कैसे रहेंगे जी, परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, तो अभी अगर अपने हेडिंग डाला रहेगा, एक डायग्राम क्रिएट कर लो। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाना है वापस से बताता हूँ। पहले सर्कल बना लो, बाद में उसको टेंजेंट वाली तीन साइड्स बना लो, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अ ट्राइंगल एंड आफ्टर ड्राइंग इट अ सर्कल। ठीक है, पहले एक सर्कल बना लो, फिर उसको तीन टेंजेंट्स बना लो, आपका एक ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है, और जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेंगे उनको इसी तरीके से मार्क कर लो। ये जो अंदर वाला पॉइंट रहेगा, आपको इसको क्या लिखना है जी, कैपिटल आई करके लिखना है। सर्कल और ट्रायंगल कंप्लीट बनाओ, बाकी के डॉटेड लाइंस ड्रॉ करना। और अगर ये एंगल्स अगर बाइसेक्टर है, तो हमने इसको लिखा है जी a/2, और इसको भी a/2। ये है b/2, और ये भी है b/2। ये है c/2, एंड ये है c/2। हमारा जो ये साइड रहेगा, ये क्या रहेगा जी, ए रहेगा। ये वाला साइड बी रहेगा, और ये वाला साइड सी रहेगा। आधे पेज का बना तो भी चल जाएगा डायग्राम। डायग्राम अच्छे से रखो, क्योंकि पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग इसी के ऊपर करना है। कैपिटल आर के हमने कितने फॉर्मूले देखे थे, दो फॉर्मूले देखे थे एवरीवन। कैपिटल आर सरकम रेडियस फाइंड आउट करने के हमने कितने फॉर्मूले देखे थे, दो देखे थे। स्मॉल आर दैट इज इन रेडियस, इसको फाइंड आउट करने के चार फॉर्मूले हैं, तो चार अलग अलग तरीके हमें देखना है। तो प्लीज डायग्राम बड़ा बनाओ। अगेन बताया, पहले सर्कल बना लो, उसके बाद टेंजेंट्स ड्रॉ कर लो। आई विल से नेक्स्ट पेज पे बनाओ फ्रेश। पहले ये डायग्राम बना लो। हमें जिस वजह से ये इन सर्कल मिला है, उसके सारे के सारे फैक्टर्स हमने इस डायग्राम के अंदर शो किए हैं। कंफर्टेबल है इस तरीके से। ये एंगल्स, हाफ एंगल से वो भी मेंशन करो।
डायग्राम अगर ड्रॉ हुआ रहेगा, प्लीज पे अटेंशन। हम जितने भी फॉर्मूलेज अब यहाँ पर डिराइव करेंगे, हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है जी, स्मॉल आर, हमारा इन रेडियस क्या है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला वाला तरीका, फॉर एग्जाम्पल हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को मैं ऐसा बोल सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी प्लस बी आई सी प्लस सी आई ए। एवरीवन, डन। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए आई बी प्लस ट्राइंगल बी आई सी प्लस ट्राइंगल सी आई ए। ये तीनों ट्राइंगल्स को अगर जोड़ दिया एंगल बाइसेक्टर्स के थ्रू देखना, ठीक है। ये वाला पहला वाला ट्राइंगल बनाया, ये दूसरा वाला ट्राइंगल बनाया और ये तीसरा वाला ट्राइंगल बनाया, ये तीनों का एरिया हमारे कौन से वाले एरिया से मैच होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के साथ मैच हो जाएगा। तो हम सबसे पहले उसको यूज करेंगे, केस 1 और स्मॉल आर हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी आई ए। ऐसा बोल सकते हैं। डायग्राम को देखकर विजुलाइज कर पा रहे हो, इसलिए बोला था डायग्राम बड़ा बनाना है। आप जब आपके क्लास के नोट्स रीड करोगे उसी डायग्राम को विजुलाइज करके बनाना है, मैडम स्केल नहीं है। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को हमेशा क्या लिखते हैं जी, डेल्टा करके लिखते हैं, तो इसको हमने ऐसा कहा, ऐसा ही लिख दिया। अब देखो एक एक ट्राइंगल के ऊपर आएंगे, एक एक ट्राइंगल के ऊपर आएंगे। ट्राइंगल ए आई बी, ट्राइंगल ए आई बी का हम ट्राइंगल का एक बेसिक जानते हैं, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया निकालने का तरीका। ट्राइंगल ए आई बी के लिए ये साइड ए बी बेस हो जाएगा और ये जो आई एफ ये हाइट हो जाएगा, बराबर है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, हाफ ऑफ ए बी इंटू आई एफ। ठीक है, ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं, आपको साइड से ही समझ में आ जाएगा। सिमिलरली ट्राइंगल बी आई सी का अगर एरिया देखना है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बी सी इंटू आई डी, हाफ ऑफ बी सी इंटू आई डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी आई ए, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट मतलब ए सी इंटू आई ई, हाफ ऑफ ए सी इंटू आई ई। और जिस तरीके से हमने ये डायग्राम बनाया, हम क्या जानते हैं जी, आई डी इज इक्वल टू आई ई इज इक्वल टू आई एफ इज इक्वल टू, ये क्या है जी, स्मॉल आर, इन रेडियस है। ठीक है, तो ये वैल्यू सीधा हम किसके अंदर पुट करेंगे, फॉर्मूले के अंदर। ये हो जाएगा जी हमारा स्मॉल आर और स्मॉल आर, और हाफ ऑफ ए बी को हम क्या लिखते हैं, सी, बी सी को हम लिखते हैं जी ए सी को लिखते हैं जी बी। कुछ कॉमन ले सकते हैं, r/2 कॉमन अगर ले लिया तो हमें क्या मिलता है जी, a प्लस बी प्लस सी। r/2 को भी कॉमन मत लो, सिर्फ r को अगर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, कुछ इस तरीके से बचेगा। ये आपका क्या है जी, एरिया है। बट a प्लस बी प्लस सी क्या रहता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल रहेगा, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ये क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं जी, हमें मिलता है कैपिटल R इज इक्वल टू, यहाँ पर S मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में डेल्टा अपॉन S। पहले हम क्या करेंगे, एक एक फॉर्मूला निपटा लेंगे, बाद में याद कैसे रखते हैं उसका भी तरीका देख लेंगे। ये हमने सबसे पहला वाला फॉर्मूला देखा जहां पर हम कौन से कंसेप्ट को यूज करेंगे जी, एरिया के बेसिस पे। अगर हमें एरिया पता है और साइड्स अगर पता है तो हम सीधा क्या निकाल सकते हैं,
इन रेडियस निकाल सकते हैं। हो गया नोट डाउन? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? फॉर्मूला कैसे आता है ये याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉर्मूला कैसे आया ये अगर आपको अगर पता रहेगा ना, क्वेश्चन में कोई भी अगर छोटा सा पार्ट दिया रहता है ना, आप आ सकते हो यहाँ पर। ये क्लियर है? हो गया नोट डाउन? चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकंड केस। वापस से डायग्राम के ऊपर फोकस करना। हम क्या जानते हैं, ये ए प्लस बी और सी ये आपका पेरीमीटर होता है, और इन सर्कल को जिस तरीके से डिफाइन किया है, साइड ए बी ए सी एंड बी सी ये हमारे सर्कल को क्या है, टेंजेंट्स है। और किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी एक सर्कल के ऊपर हम कितने टेंजेंट्स डाल सकते हैं, 2 टेंजेंट्स डाल सकते हैं। और उन टेंजेंट्स के बारे में हमें एक रिलेशन पता था, जब पॉइंट ए से इस सर्कल के ऊपर एफ और ई पे 2 टेंजेंट्स बनेंगे तो भाई ये दोनों टेंजेंट्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। पॉइंट बी से इधर 2 टेंजेंट्स अगर लगेंगे तो क्या होगा, ये बी एफ और बी डी सेम रहेगा, मतलब ये दोनों लाइन सेगमेंट्स आपके सेम रहेंगे। और सिमिलरली आपका ये वाला और ये वाला पार्ट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया भाई, बिफोर 10th जो हमने सीखा था, किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी एक सर्कल के ऊपर अगर आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, दोनों टेंजेंट्स इक्वल लेंथ वाली होती है। ये क्लियर है? अब उसी के भरोसे अब हम शुरू करेंगे। मैं पेरीमीटर को सीधा इस तरीके से लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और मैं ए बी को अब कैसा लिखूंगा, ए एफ प्लस बी एफ। बी सी को लिखूंगा जी बी डी प्लस सी डी, इस तरीके से। तो ए बी को लिखा जी हमने ए एफ प्लस एफ बी कर देते हैं। बी सी को लिखा जी हमने बी डी प्लस डी सी। ए सी को हमने लिखा जी ए ई प्लस ई सी। और हम जानते क्या है, डायग्राम को देखेंगे तब भाई आपका ए एफ और ए ई इक्वल लेंथ वाला है। आपका ए एफ और ए ई ये इक्वल लेंथ वाला है। हमारा बी एफ और बी डी इक्वल लेंथ वाला है। सिमिलरली हमारा डी सी एंड ई सी ये भी आपके इक्वल लेंथ वाला है। तो पेरीमीटर को हम इस तरीके से क्या बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है जी, 2 टाइम्स ऑफ ये ए एफ और ए में से कोई भी एक टर्म पकड़ के चलो। ठीक है, हमने पकड़ लिया जी लेट जस्ट से ए एफ। ये बी एफ और बी डी दोनों में से कोई भी एक पकड़ के चलो, हमने बी एफ पकड़ लिया। ठीक है, और ये सी डी एंड सी या फिर डी सी एंड ई सी ये दोनों में से कोई भी एक टर्म पकड़ के चलो, लेट जस्ट से हमने पकड़ लिया है जी डी सी। सब कुछ सही चल रहा है? यहाँ का जो मल्टीप्लीकेशन में 2 है वो इधर आएगा, डिवीजन में तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपका, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू हमें क्या मिला जी, ए एफ प्लस बी एफ प्लस डी सी। अब ये ए एफ प्लस बी एफ क्या है जी, ए एफ प्लस बी एफ ये तो टोटल साइड ए बी हो गया, हम इसको सीधा स्मॉल सी करके लिख सकते हैं। ये आपका एडिशन कितना आता है जी, स्मॉल सी आता है। तो क्या हो गया जी, एस इज इक्वल टू स्मॉल सी प्लस डी सी। तो देखो हमें डी सी का वैल्यू मिल गया, डी सी क्या मिला कि जी हमें एस माइनस सी। यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाता है, हमें डी सी का वैल्यू मिला। अब देखो ये डी सी टर्म कहाँ पर है, हमें यहाँ पर मिला है।
ठीक है। अब ये DC टर्म की वजह से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक बेस मिल चुका है, ट्रायंगल IDC। और ये ट्रायंगल IDC में DC अगर बेस है तो ये ID क्या है हमारा, स्मॉल आर। और ये ट्रायंगल का इधर का एंगल क्या है जी, C/2 है, ठीक है। तो ये एंगल C/2 का अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड के बीच में एक रिलेशन रहता है जो हम tan के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आगे हम क्या कंटिन्यू करेंगे जी, इन ट्रायंगल IDC, वो छोटा वाला ट्रायंगल के ऊपर फोकस करो। हम ऐसा बोल सकते हैं जी, tan ऑफ C/2 इज इक्वल टू ID अपॉन DC, और ID का वैल्यू डालेंगे स्मॉल r, DC का वैल्यू डालेंगे हमारा s माइनस सी। तो हमें यहाँ पर क्या मिला है जी, tan ऑफ C/2 इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर r को एक साइड पे रखो, बाकी सारे के सारे वैल्यूज दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दो, तो देखो आपको क्या मिलता है जी, यहाँ से r इज इक्वल टू s माइनस सी टाइम्स ऑफ tan C/2, s माइनस सी टाइम्स ऑफ tan ऑफ C/2। याद रखो सेमी पेरीमीटर के साथ जो C है वो साइड C है, tan फंक्शन जिसके ऊपर लगा है वो एंगल C है। ये समझ में आ रहा है? ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एंगल के ऊपर लगता है। अब देखिए R का वैल्यू हमें किसके टर्म में मिला है, C के टर्म में मिला है पूरा का पूरा। तो सिमिलरली हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर यही हम इधर के ट्रायंगल के लिए जाते तो B/2 के टर्म में मिलता, अगर हम इधर के ट्रायंगल के लिए जाते तो A/2 के टर्म में मिलता। तो हर एक का प्रोसेस तो नहीं देखेंगे, सेम तरीके से रहेगा, हमें बस यहाँ पर छेड़खानी करनी पड़ेगी। ये जो हमने रिप्लेसमेंट किए ना, AF और AE की जगह पर मैंने AF लिया इसलिए ये आया, अगर AE लेता तो मैं उधर से जाता, लाइकवाइज, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, R इज इक्वल टू S माइनस A इंटू tan ऑफ A/2 and R is equal to S minus B times of tan of B/2। तो पहला वाला जो R का हमने केस देखा उसमें हमने एरिया को यूज किया था। ये सेकंड केस में हमने जो टेंजेंट का एक प्रॉपर्टी रहता है सीधा उसको यूज किया, उसकी वजह से हमें R निकालने का एक और वैल्यू मिल, एक और तरीका पता चल गया। हो गया नोट डाउन? केस 3 देखते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं, पता चल जाएगा। अब देखो दो ट्रायंगल्स के ऊपर फोकस करो, एक है ट्रायंगल IDB और IDC। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों का जो कॉमन साइड वो शेयर करते हैं वो स्मॉल r है। तो हम सीधा क्या करेंगे जी, ये दोनों ट्रायंगल्स के बीच में कंपेयर करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल्स का जो बेस है ये BD प्लस DC, ये मिलाकर आपके ट्रायंगल का एक साइड बनाता है। तो सीधा हम कहाँ पर आएंगे जी, इन ट्रायंगल्स IDB एंड IDC। आप कोई भी ले सकते हो, मैं IFA और IFB भी ले सकता हूँ, किसी भी एक साइड के अलॉन्ग रहने वाले दो राइट एंगल ट्रायंगल्स उठा रहे हैं। तो इन ट्रायंगल IDB एंड ट्रायंगल IDC, दोनों ट्रायंगल्स में हम साइमल्टेनियसली देखेंगे। tan ऑफ B/2 क्या रहेगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब ID अपॉन BD। tan ऑफ
b/2 इज इक्वल टू रहेगा जी id अपॉन bd एंड इन ट्रायंगल IDC tan ऑफ c/2 क्या रहेगा जी id अपॉन dc। अब यहाँ पर देखो BD और DC को आप यहाँ पर लेकर आओगे तो आपको देखो क्या मिलता है BD इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन tan ऑफ b/2 एंड DC इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन tan ऑफ c/2। यहाँ तक पहुँच गए। अब हम सीधा यहाँ से शुरू करेंगे जी BD प्लस DC ये क्या होता है एक्चुअली BC रहेगा और BC का लेंथ क्या है स्मॉल a। हम सीधा अब इनके वैल्यूज डालेंगे R को मैंने कॉमन ले लिया तो देखो ब्रैकेट में क्या मिलता है BD 1 अपॉन tan ऑफ b/2 प्लस 1 अपॉन tan ऑफ c/2। अब tan के अंदर काम करना बहुत पेचीदा हो जाता है तो सीधा इसको हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे साइन एंड कॉस के टर्म में। अगर ये tan b/2 है मतलब दिस इज साइन b/2 अपॉन कॉस b/2 और कॉस b/2 आपका ऊपर चला जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई अगर कर लोगे देखो आपका ब्रैकेट के अंदर क्या मिलता है दिस इज कॉस ऑफ b/2 अपॉन साइन ऑफ b/2 प्लस कॉस ऑफ c/2 अपॉन साइन ऑफ c/2। ठीक है जी हमारा स्मॉल क्रॉस मल्टीप्लाई करो देखो आपको क्या मिलता है साइन c/2 कॉस b/2 प्लस कॉस c/2 साइन b/2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ये वाला फॉर्मेट मिलता है आपको। ठीक है परफॉर्म करो। साइन c/2 कॉस b/2 प्लस कॉस c/2 इंटू साइन b/2 और देखो डिनोमिनेटर में कौन है आपका साइन b/2 इंटू साइन c/2 ऐसा है ऐसा। अब देखो न्यूमरेटर के ऊपर अगर आप फोकस करोगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मेट है ये किससे मैच करता है साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ b/2 प्लस साइन c/2 तो b प्लस c/2 एंड साइन ऑफ b प्लस c/2 क्या होता है जी हाफ एंगल्स फॉर्मूले करो यार। यहां से आगे क्या होगा जी a इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट साइन ऑफ b प्लस c/2 अपॉन साइन b/2 साइन c/2। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होता है तो a प्लस बी प्लस c/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा तो साइन ऑफ b प्लस c/2 क्या रहेगा कॉस ऑफ a/2 रहेगा तो ये हो जाता है जी आपका r इन ब्रैकेट कॉस ऑफ a/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ b/2 इंटू साइन ऑफ c/2। r को आइसोलेट कर दो अब r इधर रखा बाकी सब कुछ इधर चला जाएगा तो a टाइम्स ऑफ साइन b/2 इंटू साइन c/2 अपॉन कॉस ऑफ a/2 ये क्या रहेगा जी आपका स्मॉल r का वैल्यू। अब ये वाले फॉर्मूले में देखो तीनों एंगल्स इन्वॉल्व हो गए और एक साइड सिमिलरली अब आपका दूसरा एक साइड बी जो एंगल है सॉरी जो साइड हमने लिया उसके अपोजिट का एंगल डिनोमिनेटर में दोनों साइड वाले एंगल एडजेसेंट एंगल्स साथ में लाइक ए यहाँ पर b/2 c/2
a/2 अपोजिट वाला, तो ये आएगा जी आपका b टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a/2 इंटू साइन ऑफ c/2 अपॉन कॉस ऑफ b/2, ये एक फॉर्मूला बनेगा। एंड c टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a/2 साइन ऑफ b/2 अपॉन कॉस ऑफ c/2। पहला वाला केस एरिया के रिस्पेक्ट में था, दूसरे वाले केस में कोई भी एक एंगल और तीनों के तीनों साइड्स पता रहेंगे, तो यहाँ पर कोई भी एक साइड और तीनों के तीनों एंगल्स पता रहेंगे। तो देखो हमने केस 1 के अकॉर्डिंग आर का वैल्यू क्या लिखा था जी, स्मॉल आर का वैल्यू डेल्टा अपॉन एस, बराबर है। सेकेंड केस के हिसाब से हमने फॉर्मूला क्या लिखा जी, आर इज इक्वल टू एस माइनस ए टाइम्स ऑफ tan ऑफ a/2 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एस माइनस बी टाइम्स ऑफ tan ऑफ b/2 which is also equals to s minus c times of tan of c/2। ये दूसरा वाला तरीका देखा था। और ये थर्ड केस में जो फॉर्मूलेज मिले वो भी लिख लो। r इज इक्वल टू हमें क्या मिला जी, a टाइम्स ऑफ साइन ऑफ b/2 इंटू साइन ऑफ c/2 अपॉन कॉस ऑफ a/2 equals to b times of sin of a/2 into sin of c/2 upon cos of b/2 which is also equals to c times of sin of a/2 into sin of b/2 upon cos of c/2। कैपिटल आर के फॉर्मूले याद है, दो ही थे, a अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन a, b अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन b, c अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन c। और एक फॉर्मूला क्या था जी, r इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा, दैट इज एरिया। इसके हिसाब से देखा था। देखो इसका हम केस 4 देखेंगे। केस 4 में हम क्या करेंगे जी, रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर देखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमें क्या पता है जी, r इज इक्वल टू a अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन a, तो मैं साइन a को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, a अपॉन 2r। इसको अगर मैंने डबल एंगल बोला तो इसका हाफ एंगल एक नॉर्मल एंगल बन जाएगा, तो मैं साइन a को कुछ इस तरीके से बोल सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a/2 इंटू कॉस ऑफ a/2, ऐसा लिख सकता हूँ साइन a को। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन यहाँ पर। तो ये क्या हो जाता है जी, a टाइम्स ऑफ 2r। अब कोई भी एक फॉर्मूला देख लो, जैसे कि अगर ये वाला फॉर्मूला देख लिया, कॉस a/2 आपका डिनोमिनेटर में है क्या, नहीं है आपके पास। 2 टाइम्स ऑफ साइन a/2 डिनोमिनेटर में साथ में बिल्कुल नहीं है,
ठीक है, तो हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे वहां पर, ठीक है। या फिर cos a बाई टू का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सीधा cos a बाई टू इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा पार्ट उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, a अपॉन टू इंटू टू, 4 r टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a बाई टू। ये समझ में आया एवरीवन? या फिर आप ऐसा कर सकते हो जी, ए का वैल्यू पकड़ के चलो, ए को इधर ही रखता है, बाकी पूरा का पूरा वैल्यू इधर भेज देते हैं, 2r इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 4r टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a बाई टू इंटू कॉस ऑफ a बाई टू। ये सही रहेगा? ये अंडरस्टैंड हो रहा है ये वाले तरीके से? ओके। अब ये a का वैल्यू हम किधर डालेंगे, थर्ड वाले फॉर्मूले के अंदर, क्लियर है? चौथे वाले फॉर्मूले के लिए सीधा हम शुरुआत कहां से करेंगे जी, यहां से, केस 4 लिख लो सीधा, सिंस r इज इक्वल टू a अपॉन टू टाइम्स ऑफ साइन a को हम क्या लिख सकते हैं जी, 2 इंटू आर टाइम्स ऑफ साइन a, और इसको भी हाफ एंगल में कर दिया तो a इज इक्वल टू 4r ऑफ साइन a बाई टू इंटू कॉस ऑफ a बाई टू। हम इसको, ये a की इस वैल्यू को सिर्फ यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ r साइन a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू साइन b बाई टू एंड साइन c बाई टू, और डिनोमिनेटर में कौन है आपका, कॉस ऑफ a बाई टू। सेम टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, तो आपको चौथा फॉर्मूला सीधा मिलता है जी, स्मॉल r इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल R इंटू साइन ऑफ a बाई टू साइन ऑफ b बाई टू इंटू साइन ऑफ c बाई टू। चारों फॉर्मूले के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, पहले वाले फॉर्मूले के लिए आपका क्या यूज हो रहा है जी, एरिया। सब जगह पर साइड्स तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका एक सिंगल एंगल है और बाकी के सारे साइड्स पता है, यहाँ पर सिंगल साइड पता है और बाकी के सारे एंगल्स पता रहेंगे तब, और ये रहेगा जी रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R। चार फॉर्मूलेज याद रखने का सबसे सिंपल तरीका, कौन सा डेटा क्या रहेगा तब हम क्या यूज करेंगे, ठीक है। हमने देखा था किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर आपके 3 वर्टेक्स रहते हैं, 3 साइड्स रहते हैं और 3 एंगल्स बनते हैं। उसमें से आपको साइड्स अगर दिए रहेंगे एज वेल एज, अगर आपको वर्टेक्स अगर दिए रहेंगे, लाइक एक आपके कार्टेशियन प्लेन के ऊपर x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट्स है, बी के हैं x2 y2 एंड सी के हैं x3 y3, तो आपको जो इनका इन सेंटर आता है इसके वैल्यूज निकालना काफ़ी आसान है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है हम वो देखते हुए नहीं बैठेंगे, तो फॉर्मूला आप सीधा आराम से याद रख सकते हैं। ये क्लियर है? अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, लेकिन अंदर वाला जो सर्कल है वहाँ पर ये टेंजेंट डालता है तो ये a/2 है, तो ये भी a/2 है एंड सो ऑन।
ठीक है। तो इसके लिए हम सीधा फॉर्मूला जो देखेंगे वो देखो हमारे कौन से वाले फॉर्मेट से मैच होगा, मीडियंस की वजह से जो हमें मिला था, कौन, सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या था, हम सेंट्रोइड जी करके दिखाते थे। अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अगर हमारे किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस है तो अंदर जो सेंट्रोइड रहता था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहते थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, इस तरीके से रहते थे। इसी से मैच करेंगे हमारे किसके कोऑर्डिनेट्स, इन सेंटर के। फॉर्मेट देखो बस, इन सेंटर को हम किससे करके दिखाएंगे, आई से। कितने इन सेंटर होते हैं एक ट्रायंगल के, एक ही होता है। तो देखो इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका, ए एक्स वन, बी एक्स टू, सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अगर इन सेंटर के कभी अगर कोऑर्डिनेट्स पूछे गए तो ये क्लियर है। देखो सेंट्रोइड फाइंड आउट करना काफी इजी है, इन सेंटर फाइंड आउट करने में कभी कभी दिक्कत होती है, ये फॉर्मूला आपको सीधे हेल्प कर देगा। तो कोई अगर इसका भी अगर डिटेल वाला चाहता है तो मैं बना के बाद में दिखाऊंगा, अभी अभी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सरकम सेंटर अगर फाइंड आउट करना रहेगा, सरकम सेंटर को हम क्या जानते हैं, अगर हमारा कोई भी एक ट्रायंगल रहेगा उसका सरकम सेंटर मतलब क्या रहता है, सरकम सेंटर के थ्रू अगर एक रेडियस लेकर अगर चलेंगे तो ये भी कैपिटल आ रहा है, ये भी कैपिटल आ रहा है और ये भी कैपिटल आ रहा है, तो आपका ये जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, आपका सरकम सेंटर रहेगा। आप सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो जी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अगर आप इसके कोई भी कोऑर्डिनेट्स अगर पकड़ के चलते हो, जैसे हमने इसके कोऑर्डिनेट्स पकड़े जी पी कॉमा क्यू, ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके आप सीधा वैल्यूज निकाल सकते हो। आपको 3 इक्वेशंस मिलते हैं, तीनों में से कोई भी 2 इक्वेशंस को आप हैंडल कर सकते हो। क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, सब कुछ देखेंगे। बट ये तीनों कंस्ट्रक्शंस के बारे में समझ में आ गया सब कुछ। वापस से बता दो, जो चौथा कंस्ट्रक्शन है दैट इज अल्टीट्यूड्स। ठीक है, अल्टीट्यूड मतलब क्या रहता है, आपके एक बाहर वाले पॉइंट से अपोजिट वाले साइड के ऊपर क्या ड्रॉ किया जाता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। बट लाइंस के बारे में हम अभी नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, वो हमारा स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कवर हो जाएगा, ये चौथा कंस्ट्रक्शन, तो याद रखो बस इतना। बट ये तीनों कंस्ट्रक्शंस के बारे में समझ में आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से सरकम सेंटर मिलता है, एंगल बाइसेक्टर्स की वजह से इन सेंटर मिलता है एंड मीडियंस की वजह से हमारा सेंट्रोइड मिलता है। तीनों की तीनों जो पॉइंट्स हैं उनको निकालने का तरीका काफी आसान है। तो अब तक हमने जो देखा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर ट्रायंगल ए बी सी, for triangle ABC, A is equal to 24, B is equal to 30 and C is equal to 36। ऐसे कोई क्वेश्चन दिया था क्या पहले? नहीं दिया रहेगा, दिया रहेगा तो भी चलो कर लेते हैं। Find number 1 capital R and number 2 small r।
अब देखो आपको आर निकालने के लिए दो फॉर्मूले पता है, एंगल पता है क्या, हमारे गिवन डेटा में एंगल दिया हुआ है, तो कैपिटल आर के पहले फॉर्मूले से होगा क्या, कुछ कुछ नहीं होगा। हमें कौन से वाले फॉर्मूले से जाना पड़ेगा, दूसरा वाला फॉर्मूला, हमारा कैपिटल आर का दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है जी, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया, बराबर है। और एरिया निकालने के लिए साइड्स तो हेल्प करती है, हीरोस फॉर्मूला क्या रहता है जी, एरिया इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो करो क्विकली, सेमी पेरीमीटर में कितना आया जी, 45 आया, सेमी पेरीमीटर 24 36 60 प्लस 30 90 90/2, आपको सेमी पेरीमीटर कितना मिला जी, 45 मिला। एस इज इक्वल टू 45, सीधा वैल्यू डाल दो, देखो क्या मिलता है ब्रैकेट के अंदर 45, एस माइनस है 45 माइनस 24 21, एस माइनस बी ये 15 और एस माइनस सी ये क्या बचेगा जी, 9 बचेगा। अब देखो क्या करना है, इसको लिखा जी 9 इंटू 5, इसको लिखा जी 5 इंटू 3 और इसको लिखा जी 7 इंटू 3, और कुछ हो सकता है क्या, पक्का 15 ही बचता है, ऐसे कुछ बचेगा। ओके देखो डेल्टा आपको कितना मिलता है, ये √7 वैसा का वैसा रहेगा, 5 और 5 रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो सिंगल 5, 3 3 9, 9 एंड 9 अंदर डबल है, बाहर आएंगे तो सिंगल, तो 9 5 45, ऐसा कुछ तो आपको क्या मिलेगा जी, डेल्टा मिलेगा। यस तो 3 3 9 कर दिया ना, और 9 इंटू 9 9 स्क्वायर हो जाता है, रूट के बाहर 9 स्क्वायर को सीधा 9 ले लिया, 5 एंड 5, अच्छा 5 इंटू 3 वाला 9 ना, अच्छा ये वाला, तो कितना आएगा आपका 45 इंटू 3, 135, 135 √7। तो अब सीधा ऊपर वैल्यू डाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 24 इंटू 30 इंटू 36 अपॉन ये 135, 4 टाइम्स ऑफ 135 टाइम्स ऑफ √7, ऐसे ही कुछ तो मिलेगा। सॉल्व भी अगर करने के लिए कहते हैं 4 6 हो जाएगा, ये 5 6 हो जाएगा, ये 5 6 63 63 आएगा, 27 हो जाएगा, 27 का भी अगेन ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 2 का हो जाएगा, 2 पर बचा आपका 6 4 का 24 2 का 28 अपॉन √7, ये 28 को अगर मैंने 4 इंटू 7 अगर लिखा तो 7 √7 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, अब एरिया ही आपको √7 के टर्म में मिला, तो दैट्स वाई आपको कैपिटल आर भी √7 के ही टर्म में मिलेगा। और स्मॉल आर निकालने के लिए देखो हमने कैपिटल आर के चक्कर में एरिया ऑलरेडी निकाल लिया था, इसको भी हम आराम से निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला सीधा, स्मॉल आर क्या है जी, एरिया 135 √7 अपॉन एस, एस क्या है जी अपना 45, डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाता है 45 1 जा 45, 3 जा, तो आर का वैल्यू क्या मिला जी आपको 3 √7। एंगल बाइसेक्टर्स के साथ हमने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स की भी एक बात किया था, याद है एक्सटर्नल एंगल्स,
अगर हमारा ट्रायंगल ए बी सी का अगर कोई इन सर्कल अगर रहता है तो ये इन सर्कल क्यों मिला, क्योंकि आपने इंटरनल एंगल्स को बाइसेक्ट किया था। बट अगर आप इनके एक्सटर्नल एंगल्स को अगर बाइसेक्ट करोगे तो आपको बाहर की साइड में, मतलब एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ये, बट एंगल बी का इधर और एंगल सी का इधर, तो यहाँ पर आपको एक एक्सटर्नल सर्कल मिलेगा एंगल ए के अपोजिट में। एंगल बी के अपोजिट में यहाँ पर भी आपको एक एक्सटर्नल सर्कल मिलेगा और एंगल सी के अपोजिट में भी आपको एक एक्सटर्नल सर्कल मिलेगा। अब ये जो तीनों के तीनों सर्कल्स है ये हमारे इन सर्कल के डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। हमने इन सर्कल को डिफाइन कैसे किया भाई, ऐसा सर्कल जिसको तीनों साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर टेंजेंट्स। तो देखो ये साइड ए बी को एक्सपांड किया, एक्सटेंड किया, ए सी को एक्सटेंड किया और बी सी वैसा का वैसा, तो ये सर्कल हमारे तीनों साइड्स को टेंजेंट है। बट कौन सी वाली साइड पे जी, इनसाइड सर्कल है क्या, नहीं। आउटसाइड, सॉरी, इनसाइड ऑफ ट्रायंगल है क्या, नहीं। आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल है, एक्सटर्नल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। बट कौन से साइड के अपोजिट पे, बीसी के अपोजिट पे इधर मिला, एसी के अपोजिट पे इधर मिला, एबी के अपोजिट पे इधर मिला, इसलिए हमें सर्कल्स मिलते हैं। इसको हम क्या बुलाते हैं जी, एस्क्राइब सर्कल्स बुलाते हैं। ये तीन मिलते हैं क्वांटिटी वाइज, साइड बीसी के अपोजिट, साइड एसी के अपोजिट एंड साइड एबी के अपोजिट। आप साइड्स की टर्म में भी याद रख सकते हो, या फिर अपोजिट टू एंगल ए, अपोजिट टू एंगल बी, अपोजिट टू एंगल सी। एंगल के टर्म में याद रखोगे तो इजी जाएगा। रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि अपोजिट टू एंगल ए जो रहता है इसका जो रेडियस रहता है उसको स्मॉल r1 करके डिनोट किया जाता है। अपोजिट टू एंगल बी जो भी रहेगा इसका रेडियस स्मॉल r2 करके दिखाया जाएगा, और अपोजिट टू एंगल सी जो रहेगा उसका रेडियस स्मॉल r3 करके शो किया जाता है। इसके फॉर्मूलेज हम देखते नहीं बैठेंगे, हमने ऑलरेडी ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स की वजह से जो स्मॉल आर मिलता है उसको देखा ना, इसी के टर्म में इनके भी फॉर्मूलेज सीधा हम देख लेंगे। ये क्लियर है? तो ये चार फॉर्मूलेज उसके हिसाब से एक्सटर्नल सर्कल्स के जो रेडियस रहेंगे उसको भी हम क्या बोलेंगे जी, एक्स रेडियस। तीन सर्कल है तो भाई तीन रेडियस रहेंगे, ठीक है। ये R1 R2 R3 कहां से आया ये समझ में आ गया, एंगल बाइसेक्टर वाला ही टर्म है, बस इंटरनल एंगल्स की जगह पर आपके एक्सटर्नल एंगल्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये इन सर्कल इनसाइड ऑफ अ ट्रायंगल नहीं आ रहा है, आउटसाइड ऑफ अ ट्रायंगल आ रहा है। तीन एंगल्स के अपोजिट साइड तीन, तो आपको तीन एक्सक्राइब सर्कल्स मिलते हैं, और तीन सर्कल्स रहेंगे तो उनके रेडियस भी कितने रहेंगे, तीन रहेंगे, उनके सेंटर्स भी अलग अलग तीन रहेंगे। तो सबसे पहले इनके रेडियस वाले फॉर्मूले देख लेते हैं। और अब पहला वाला केस क्या था जी, कैपिट स्मॉल आर, तो यहाँ पर स्मॉल r1 मिलेगा जी आपको एरिया अपॉन s माइनस ए, स्मॉल r2 मिलेगा जी आपको एरिया अपॉन s माइनस बी, एंड स्मॉल r3 मिलेगा जी एरिया अपॉन s माइनस सी। देखो सेमी पेरीमीटर मतलब एक लेंथ रहेगा, उसमें से ऑलरेडी एक बड़े वाली लेंथ में से अगर हम उसका a जो कि डबल है वो अगर माइनस कर देंगे तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, और जैसे ही डिनोमिनेटर छोटा छोटा होता है वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑब्वियसली R1 R2 R3 हमारे स्मॉल r से बड़े ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका सेकेंड केस, R1 हो जाएगा जी आपका s टाइम्स ऑफ tan ऑफ a बाई टू, R2 हो जाएगा जी आपका s टाइम्स ऑफ tan ऑफ b बाई टू, एंड R3 हो जाएगा जी s टाइम्स ऑफ tan ऑफ c बाई टू।
आपका यहाँ पर R1 हो जाएगा जी। अब देखो सिंपल है, जब आप एक्सटर्नल के जाओगे ना, यहाँ पर आपके जो हाफ एंगल्स है उनका न्यूमरेटर देखो किस तरीके से चेंज होता है। R1 आएगा जी आपका A cos ऑफ B/2 इंटू कॉस ऑफ C/2 अपॉन कॉस ऑफ A/2। R2 रहेगा जी B टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ A/2 इंटू कॉस ऑफ C/2 अपॉन कॉस ऑफ B/2। एंड R3 रहेगा जी C टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ A/2 कॉस ऑफ B/2 अपॉन कॉस ऑफ C/2। चौथे वाले फॉर्मूले के हिसाब से आपका R1 रहेगा जी 4 टाइम्स ऑफ R ऑफ साइन A/2 इंटू कॉस ऑफ B/2 इंटू कॉस ऑफ C/2। R2 रहेगा जी 4 टाइम्स ऑफ R ऑफ कॉस ऑफ A/2 साइन ऑफ B/2 कॉस ऑफ C/2। एंड R3 रहेगा जी आपका 4R cos of A/2 cos of B/2 into sin of C/2। फॉर्मूलेज रिजेंबल करते हैं, सिर्फ साइन कॉस का छेड़खानी है, नथिंग एल्स। R1 R2 R3 समझ में आ गया। अब देखो ये जो तीन एक्सटर्नल सर्कल्स रहेंगे, मतलब अगर हम एक्सटर्नल सर्कल 1 जो रहेगा उसका रेडियस हम R1 पकड़ रहे हैं, तो भाई उसके सेंटर को हम I1 करके पकड़ेंगे। एक्सटर्नल सर्कल 2 रहेगा, उसके रेडियस को हम R2 पकड़ रहे हैं, तो भाई उसका जो सेंटर रहेगा उसको हम I2 अज्यूम करेंगे। और जो हमारा एक्सटर्नल सर्कल 3 रहेगा जिसका रेडियस हम R3 बोल रहे हैं, उसके सेंटर को हम I3 पकड़ के चलते हैं। तो अगर इनका सेंटर अगर फाइंड आउट करना रहेगा, ट्राइंगल ABC गिवन है जहां पर इनके कोऑर्डिनेट्स है जी x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहाँ पर आपकी ये है जी साइड A, ये है जी साइड B, और ये है जी आपका साइड C। तो आप क्या निकाल सकते हो जी, I1 I2 I3 का वैल्यू निकाल सकते हो। याद आ रहा है, अभी थोड़े टाइम पहले हमने इन सर्कल के लिए देखा था, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, इस तरीके से, ठीक है। बट वहां पर इन सेंटर एक था, यहाँ पर x सेंटर कितने हैं, 3 है। तो तीनों के लिए देखो फॉर्मूला किस तरीके से जाता है, फॉर्मेट के ऊपर ध्यान देना। आपका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी ये जो सर्कल का सेंटर है I1 पहला वाला, उसका रहेगा जी माइनस ऑफ ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c, एंड माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन माइनस a b प्लस c। पैटर्न अगर अभी भी नहीं दिख रहा है तो I2 का फॉर्मूला देख लेते हैं, समझ में आएगा। I2 कौन सा वाला सर्कल है, R2 रेडियस वाला। R2 रेडियस कौन से एंगल के अपोजिट में देखा था, एंगल B के अपोजिट, साइड B के अपोजिट साइड पे। तो वहां पर देखो क्या हो जाता है जी, ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन
ए माइनस बी प्लस सी, और ये रहेगा जी आपका ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपॉन a माइनस बी प्लस I3 जिसका रेडियस है R3, जो कि कौन से एंगल के अपोजिट साइड पे है, एंगल C के है। वहां पर क्या होगा जी, देखो ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 अपॉन a प्लस बी माइनस सी एंड ay1 प्लस by2 माइनस cy3 अपॉन a प्लस बी माइनस सी। बेसिकली बता दूं, अगर आपको कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर पूछे रहेंगे, ट्रायंगल से रिलेटेड पॉइंट, सरकम सर्कल रहे, सरकम सेंटर रहे, इन सेंटर रहे, या फिर तीनों एक्स सेंटर रहे, सेंट्रॉइड रहे, आपको क्या देना चाहिए जी, आपको एक्चुअल में उनके वर्टाइसेस देने चाहिए ही चाहिए। या फिर ये तो पता है मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा कुछ तो रिलेशन देना जरूरी रहेगा। बट मोस्ट ऑफ ऑल आपको अगर वर्टेक्स अगर पता रहेंगे तो सीधा फॉर्मूले के थ्रू हम जा सकते। एवरीवन क्लियर? तो क्वेश्चन ले लो। फॉर ट्रायंगल ए बी सी, for triangle ABC, A is equal to 28, B is equal to 24 and C is equal to 30. For triangle ABC, this is given. Find number 1 delta, number 2 capital R, number 3 small r, number 4 R1, number 5 R2, number 6 R3। देखो गिवन डेटा ही देखते से ये फाइंड के पहले देख लो, बस पूरे क्वेश्चन की बात कर रहा था, सिर्फ साइड्स गिवन है तो सेमी पेरीमीटर आएगा ही आएगा। तो आपको जितने फॉर्मूले जब तक पता है उसमें से प्रॉपर तरीका चूज कर लो। कैपिटल आर को हम क्या यूज करेंगे, ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया, और स्मॉल आर के लिए करेंगे जी सीधा एरिया अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस, और R1 R2 R3 के लिए तो भी सीधा पहला वाला तरीका। करो जल्दी क्विकली, 2.5 मिनट के अंदर 6 के 6 आने चाहिए। ये लेफ्ट साइड नोट डाउन हो गया जी सबका, पैटर्न समझ में आ रहा है? फॉर्मूले आप सीधा रट सकते हो, इनको निकालने के पीछे मत पड़ो। आ गया जी, आया कि नहीं? पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है जी, एरिया चाहिए। एरिया क्या रहेगा आपका, सीधा हीरोज फॉर्मूला, सेमी पेरीमीटर कितना मिला जी,
18, 30, 48, 72, 36। आपको देखो यहाँ पर s इज इक्वल टू 36 मिल चुका है, तो सीधा कुछ नहीं गया। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका 36, 36 माइनस 18, 36 माइनस 24 एंड 36 माइनस 30। ठीक है, हो जाएगा आपका दिस इज 2 इंटू 6, 8 इंटू 36, 36 इंटू 6, यही मिला क्या सबको 216 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब क्या बोला बोला है नेक्स्ट आपको कैपिटल आर चाहिए। कैपिटल आर क्या है जी, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल्टा। ये क्या बन जाएगा आपका 18 इंटू 24 इंटू 30 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ। अब देखो 216 को आप शॉर्ट में लिख सकते हो जी 36 इंटू 6, नहीं तो 6 का क्यूब लिख सकते हो, आपको जो पता है वो। ठीक है, 6 3 जा 4 6 जा 6 6 जा 6 5 जा, क्या मिला जी ये मिला ना, सही गए अपन। 3 इंटू 6 5 3 जा 50। ठीक है, स्मॉल आर क्या है जी, स्मॉल आर इज डेल्टा अपॉन एस, लाइक 216 अपॉन एस क्या मिला था जी 36। ये क्या मिलेगा जी आपको स्मॉल आर का वैल्यू 6। ठीक है, अब R1 R2 R3 चाहिए, सीधा फर्स्ट वाला फॉर्मूला। R1 क्या है जी डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा इज 216, एस माइनस ए क्या है जी 18, एस क्या है 36, 36 माइनस 18 बोले तो 18, तो आपका ये R1 हो जाता है जी 12। ठीक है, R2 डेल्टा अपॉन एस माइनस बी मतलब 216 अपॉन 12, ये क्या आ जाएगा आपका R2 18 आएगा, और आपका R3 कितना आता है 36 आएगा, R3 36 आएगा। इसका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड के ऊपर ध्यान दो, इन ट्रायंगल ए बी सी cos ऑफ बी इज इक्वल टू 4/5 and b is equal to 15 centimeter. Find small r and capital R. स्मॉल आर के लिए ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर सिर्फ b एंड cos b इन्वॉल्व होता है, हमें पता है क्या, नहीं पता, नहीं पता है राइट। है क्या कोई फॉर्मूला, हमारे पास गिवन डेटा क्या है भाई, हमें एक एंगल का cos फंक्शन दिया है और एक साइड दिया हुआ है, सिर्फ इसी के भरोसे हम स्मॉल आर निकाल सकते हैं क्या, कभी नहीं निकाल सकते। ठीक है, हम किसके थ्रू जाने का ट्राई करेंगे जी, हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला है ना एरिया, एरिया के अंदर हमें सारे के सारे एंगल्स पता होने की जरूरत है क्या, नहीं, या फिर दूसरा वाला जहां पर एक एंगल पता है बट साथ में क्या पता होना चाहिए आपको, सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए स्मॉल आर के लिए। तो स्मॉल आर के लिए हमारा एक तो पहला वाला फॉर्मूला दैट इज डेल्टा अपॉन एस, या फिर दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है जी हमारा एस माइनस ए, यहाँ पर बी दिया है तो एस माइनस बी टाइम्स ऑफ tan ऑफ बी बाई 2। इस तरीके से ही हम जा सकते हैं, ये समझ में आ रहा है। ओके, अब यहाँ से अगर जाना चाहेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए, डेल्टा पता होना चाहिए, बट दोनों जगह पर एक चीज ऐसी है जो हमें नहीं पता, दैट इज एस, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो देखो शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, सबसे पहले जी एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे, और एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगर मुझे कॉस भी पता है, क्या मैं इसका साइन भी निकाल सकता हूँ,
साइन भी ये रहेगा, अब एरिया निकल जाएगा। यहां से आपको tan b भी मिल जाएगा, और हाफ एंगल के लिए हमें tan b/2 का फॉर्मूला क्या है, सीधा वो लगा दो ना, नहीं तो √1 - cos b/1 + cos b, आपको tan b/2 मिल गया। ठीक है, आपको b पता है, आपको बस अब किसका टेंशन रहेगा, s का रहेगा। ठीक है, तो tan b/2 कितना मिला पहले वो निकालो, बताता हूँ आगे क्या करना है। कैपिटल आर के लिए हम तो सीधा यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, b/2 टाइम्स ऑफ साइन बी, और साइन बी हमें मिल चुका है, तो 15/2 टाइम्स ऑफ 3/5। कैपिटल आर तो ऐसे ही मिल जाएगा 12.5। स्मॉल आर के लिए हमें एक और एस दिया होना चाहिए, हमारा विदाउट एस तो होगा ही नहीं है, तो एस को हमें मैनेज करना है। विदाउट एस तो होगा नहीं, एस का वैल्यू एक पकड़ के चलो 30, गिवन डेटा में थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, तब आर निकलेगा कि नहीं देखते हैं। tan b/2 का वैल्यू क्या मिला जी, 1 - 4/5 मतलब -1/5, और नीचे मिला जी आपको 1 + 4/5 मतलब 9/5, 5 कैंसर, 1 - 4/5 ना, तो 1/5। tan b/2 आपको 1/3 मिला, 1/3। सेमी पेरीमीटर अगर 30 पकड़ के चलेंगे तो भाई यहाँ से आंसर मिल सकता है, तो 30 - 15 इंटू 1/3। विदाउट सेमी पेरीमीटर होगा नहीं यहाँ पर। ओके, चलो आर नहीं, विदाउट एस नहीं हो रहा था, तो एस का एक वैल्यू इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, सिर्फ इतने गिवन डेटा से नहीं होगा, स्मॉल आर के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि देखो ना हमारे स्मॉल आर के हर एक फॉर्मूले के अंदर एक तो तीनों के तीनों एंगल्स एटलीस्ट वन साइड या फिर सेमी पेरीमीटर तो पता होना चाहिए, विदाउट दैट पॉसिबल नहीं है। आपको एक याद आ रहा है, हमने एक टेबल क्रिएट किया था, 4 कंस्ट्रक्शंस की वजह से हमें कौन से 4 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, हम उसी के ऊपर एक बार रिवाइज करेंगे, बट अब ध्यान में क्या रखना है, हमारे ट्रायंगल्स को अगर हम एंगल्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारे 3 टाइप के ट्रायंगल्स रहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारे जो कंस्ट्रक्शंस थे उसकी वजह से हमें सबसे पहले क्या मिला था जी, सरकम सेंटर मिला था, दूसरा क्या मिला था, इन सेंटर मिला था, इन सेंटर के साथ साथ ही हमें क्या मिलता है जी, एक्स सेंटर्स भी पकड़ के चलो।
हमें और क्या मिला था जी, मीडियन मिला था और अल्टीट्यूड्स अगर सॉरी सेंट्रॉइड, मीडियंस की वजह से हमें सेंट्रॉइड मिला था, और अल्टीट्यूड्स अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी, ऑर्थो सेंटर मिलेगा। ठीक है, अब ये जो आपके पॉइंट्स हैं किसी भी ट्रायंगल से रिलेटेड, ये जो पॉइंट्स है इनका लोकेशन या फिर इनका एग्जिस्टेंस कहाँ पर रहता है, ये काफी मैटर करता है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे ट्रायंगल्स बेसिकली एक तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहेगा, नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, अदरवाइज ऑब्ट्यूस। ये एंगल के हिसाब से, साइड के हिसाब से अगर देखेंगे तो इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो लोकेशन ऑफ दीज पॉइंट्स है ये अलग अलग ट्रायंगल्स के लिए अलग अलग जगह पर रहता है। और ट्रायंगल एक एरिया लेकर आएगा, तो हम इनसाइड ट्रायंगल अगर बोलेंगे तो ये पॉइंट किसके अंदर रहेगा, ट्रायंगल के अंदर रहेगा, ऑन एनी साइड या फिर आउटसाइड, ये तीन ही पॉसिबिलिटीज रहती है। तो ये कैसे बनता है हम ऑब्जर्व करेंगे। लाइक अगर हम किसी भी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए सरकम सेंटर का अगर लोकेशन अगर देखने जाएंगे, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स का लोकेशन हमारे ये टाइप के ट्रायंगल्स के लिए कहाँ कहाँ पर आता है। एक्यूट एंगल के लिए सरकम सेंटर हमेशा किधर रहेगा, इनसाइड ऑफ अ ट्रायंगल रहेगा। यही राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो सरकम सेंटर रहता है ये कौन सा होता है पता है, ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में आता है ना आपका हाइपोटेन्यूस, उसका मिड पॉइंट ही आपका क्या रहेगा जी, सरकम सेंटर रहेगा। और अगर आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो सरकम सेंटर रहता है वो कहां पर आएगा, आउटसाइड ऑफ अ ट्रायंगल आएगा। इन सेंटर नाम से पता चल जाएगा, इन सेंटर है तो हमेशा अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो इन सेंटर जो रहेगा वो हमेशा इनसाइड ही रहेगा। और ये जो एक्सटर्नल सर्कल है ऑब्वियसली नाम से ही पता चल जाता है ये हमेशा किधर रहेगा, आपका आउटसाइड पे ही रहेगा। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मीडियंस की वजह से क्रिएट होता है, ये हर एक टाइप के ट्रायंगल के लिए हमेशा इनसाइड पे ही आएगा। बट अब ये जो ऑर्थो सेंटर ये अलग अलग जगह पर बनता है। ऑर्थो सेंटर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए इनसाइड आएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वो वर्टेक्स जहां पर आपका क्या बनता है जी, कौन सा वाला एंगल है, 90 डिग्री वाला एंगल है, वही वर्टेक्स आपका क्या रहता है जी, ऑर्थो सेंटर होता है। और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए कहां पर आएगा जी, आपका आउटसाइड आएगा। ये टेबल में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप सीधा एक ट्रायंगल के ऊपर सीधा ये ड्रॉ करके भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये जस्ट लोकेशन कैच करने का सबसे सिंपल तरीका है। अब हमने ये ट्रायंगल्स के तीन तरीके देखे एंगल्स की टर्म में। अगर आप इसको इसके ऊपर देखोगे व्हाट साइड्स के हिसाब से, तो एक अलग टाइप का ऑब्जर्वेशन बनता है। पहले नोट डाउन कर लो। देखो ये जो हम डिस्कस करते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, ये किसी भी टेक्स्ट बुक में या फिर किसी भी बाहर वाले मटेरियल में है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट टेक्स्ट बुक में तो नहीं है। ये हमारे नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस है। सरकम सेंटर एक्यूट एंगल के लिए इनसाइड रहेगा, राइट एंगल के लिए मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस मतलब ट्रायंगल के ऊपर रहेगा, वही ऑप्टिक्स के लिए वो आउटसाइड रहेगा। सेंट्रॉइड हमेशा इनसाइड रहता है, इन सेंटर हमेशा इनसाइड रहता है, एक सेंटर्स हमेशा आउटसाइड होते हैं। ऑर्थो सेंटर एक्यूट के लिए इनसाइड है, ऑप्ट्यूस के लिए आउटसाइड है, राइट एंगल के लिए भाई एक पॉइंट के ऊपर ही है जिसके ऊपर वो 90 डिग्री बनाता है। हो गया, यही हम देखेंगे आगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए किस तरीके से होता है।
हो गया जी। हमने तीन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बोले एंगल्स के हिसाब से, एक्यूट, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज। बट अगर हम साइड्स के हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो हमारे जो तीन रहते हैं उसमें से हम सिर्फ दो वाले पार्ट ही देखेंगे, दैट इज इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस। क्योंकि तीनों साइड्स अलग अलग रहना कोई स्पेशल चीज है क्या? नहीं। ठीक है, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ये पॉइंट्स का एग्जिस्टेंस क्या रहता है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। और मेरे ख्याल से टेबल से बेटर आपको डायग्राम के ऊपर अंडरस्टैंड काफी अच्छे से होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो रहता है इसका सरकम सेंटर इन सेंटर सेंट्रॉइड एज वेल एज ऑर्थो सेंटर, ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो अभी जो आपने टेबल बनाया ना उसमें देखो ना सब कुछ इनसाइड ही तो है। एक्यूट एंगल के इसमें देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। सरकम सेंटर इनसाइड, इन सर्कल इनसाइड, सेंट्रोइड भी इनसाइड, ऑर्थो सेंटर भी इनसाइड। मजेदार बात, इक्विलैटरल ट्रायंगल के ये जो चारों के चारों पॉइंट्स है ना वो एक ही रहते हैं। अगर मैंने इसका सेंट्रोइड भी अगर निकाला, ये जो सेंट्रोइड निकला यही क्या रहेगा आपका सरकम सेंटर रहेगा, यही आपका इन सेंटर रहेगा, यही आपका सेंट्रोइड रहेगा और यही आपका ऑर्थो सेंटर रहेगा। ये क्लियर है? अगर आपका कोई अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर रहता है तो भाई आपका जो एक, अगर ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मतलब ये दोनों एंगल्स भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ऑड एंगल कौन सा है? ये वाला है। तो यहां से जैसे ही आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालोगे यहाँ के ऊपर, अपोजिट के ऊपर, ठीक है, ये क्या करेगा आपका, इसका मीडियन, इसका एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब कुछ सेम ही रहेगा। तो ये अगर आपने अगर एक ऐसा लाइन अगर बनाया, यू विल फाइंड आउट इस लाइन के ऊपर ही आपका सरकम सेंटर बिलोंग करता है, इन सेंटर बिलोंग करता है, सेंट्रोइड बिलोंग करता है एज वेल एज ऑर्थो सेंटर, सब कुछ इसी लाइन के ऊपर बिलोंग करता है। एक आपका इन सर्कल इधर कुछ तो आएगा, सेंट्रोइड इधर कुछ तो आएगा, आपका सरकम सर्कल इधर कुछ तो आएगा, आपका ऑर्थो इधर कुछ तो आएगा, लाइकवाइज। बट सब कुछ किस में रहेंगे जी? आपके एक लाइन में रहेंगे। तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या बोल सकते हैं? ये जो चारों के चारों पॉइंट्स जो रहते हैं, ये क्या करेंगे जी? बेसिकली कोइंसाइड करेंगे, एक के ऊपर एक रहेंगे, चारों के चारों पॉइंट्स एक ही रहेंगे। फॉर व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। बट अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर बात कर रहे हैं, आप मीडियन ड्रॉ करो या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो एक आपका ऑड साइड है ना, अगर ये आइसोसेलेस है तो ये थर्ड साइड है जो अलग है, तो इसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करोगे यू विल फाइंड आउट इसके ऊपर ही आपका सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड एज वेल एज ऑर्थो सेंटर, ये कोलिनियर होता है। ये चारों के चारों पॉइंट्स कैसे रहता है जी? कोलिनियर। फॉर व्हाट ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये स्पेशल केसेस के लिए बात है, हम स्केलिन ट्रायंगल की बात नहीं करते क्योंकि भाई कैसा भी है तीनों साइड्स अलग अलग है, तो रिलेशन क्या है? कुछ खास है क्या? कुछ नहीं है। तीनों के तीनों सेम रहेंगे तो ये है, तीनों में से कोई भी दो सेम रहेंगे तो ये है, तीनों को तीनों अलग रहेंगे तो भाई हमारे बाकी के फॉर्मूले हैं, चारों अलग अलग जगह पर रहेंगे, उनके बीच में कोई खास रिलेशन नहीं रहेगा। हम अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और पूरा का पूरा पार्ट फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है।